हेलो डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। अब गति से हमें याद आया कि गति का समीकरण होता है और गति के 3 समीकरण होते हैं जिनका हम डेरिवेशन क्लास 9th में कर चुके थे और अब ये क्लास 11th लेवल का होगा। ठीक, चीज़ें सेम है वही। गति के 3 समीकरण जो होते हैं आपके v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है 2as इज इक्वल टू यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 समीकरण होते हैं, यही सेम चीज़ें हैं 11th में भी, बस उन्हें डिराइव उनका करने का तरीका अलग होगा। यानी कि क्लास 9th में हम बहुत आसान तरीके से हमने किया था, ग्राफीय विधि से किया था और एक एनालिटिकल मेथड था उससे हमने किया था। लेकिन अब ये जो हम लोग करेंगे इसमें हमारा कलन विधि होगा क्लास 11th में। सेम चीज़ें रहेंगी, कुछ नहीं बदला रहेगा, यानी वही हम फार्मूला डिराइव करेंगे। यानी कि जैसे हमारे पास होता है पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही है इसमें, यही होने का मतलब कुछ भी इसमें बदला नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे v का मतलब, तो v का मतलब हो जाता है वेग। वेग कौन सा, वो भी अंतिम वेग। u का मतलब हो जाएगा प्रारंभिक वेग। a का मतलब हो जाएगा त्वरण, और t का मतलब हो जाता है समय। s का मतलब हो जाता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना। फिर से देखिए, v का मतलब हो जाएगा वेग, वेग यानी वेलोसिटी, और इसको फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। u यानी अंतिम वेग यानी प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। a त्वरण, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, और t का मतलब समय, टाइम हमारे पास, और s का मतलब हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम डिस्टेंस मान कर चलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग, परिभाषा है इसकी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसे हम लोग s से डिनोट करते हैं। s से डिनोट करने के पीछे रीजन ये है कि s का मतलब होता है स्पेसियम। स्पेसियम जो है, अगर बात करें तो जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा स्पेस बनाइए। तो स्पेस आप इस तरह से बनाते हैं ना सामने, मतलब एकदम सीधा सीधा स्पेस बनाएंगे, तो उसी से लिया गया है स्पेसियम। ठीक है ना, उसी से हम एस से इसीलिए डिनोट करते हैं। और डिस्टेंस जो होता है उसे डी से डिनोट करते हैं। बहुत नॉर्मल डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिस्टेंस और डिस्टेंस में। इसी डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर डिस्टेंस भी मानकर चलते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हमारे पास जो आज के डेट में हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं वो मेथड होगा। मेथड का नाम है कलन विधि। गति के तीनों समीकरण का निगमन। गति के तीनों समीकरण का निगमन, और विधि कौन सी है? विधि होगी आपकी कलन विधि। कलन विधि, कलन विधि से हम लोग करेंगे। ठीक है ना। अब अगर देखें हम बेटा, यहाँ पे कलन विधि से जो हमारा मैटर चलेगा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी हैं जो कि 11th 12th लेवल के मैथ में आती हैं। तो हम उसको पहले बता देते हैं, यानी कि जिसका हम यूज करने वाले हैं इन डेरिवेशंस को करने में। जो हम यूज करेंगे वो हम आपको बता दें पहले। यानी कुछ फार्मूले हैं, मैथमेटिकल टूल्स होंगे जिनकी हेल्प से हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो जैसे हमारे पास सूत्र आप पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो इसको भी हम बताएंगे। इसी चैप्टर में हमारे पास सूत्र होता है वेग का dv बटे dt। ठीक, अगर हमारे पास a बराबर हम लिखना चाहें तो एक हमारा सूत्र होगा dv बटे dt। ठीक, ये हो गया। यानी कि जितनी चीजें हम लिख रहे हैं सबका हम लोग यूज करेंगे। जितनी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे एक साइड में हम लिख दे रहे हैं, बाकी हम अपना डेरिवेशन इधर करेंगे और यहीं से चीज़ें ले लेकर हम यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो
ए बराबर डी वी बटे डी टी, और v बराबर अगर हम देखें तो v बराबर हमारे पास एक फार्मूला हो जाएगा dx बटे dt, dx बटे dt। और क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास आ जाता है xf माइनस xi, तब हम उस जगह पे क्या लिखेंगे, s। ठीक, xf आ जाए, xf माइनस xi, तो हम क्या लिखेंगे, s। अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन बन जाए, समाकलन a अप्रोच टू b और dx, या फिर एक मिनट रुकिए तो हम बता दें बेटा, ये लिमिट नहीं लगी रहेगी। मान लीजिए इस तरह से है हमारे पास कंडीशन कि समाकलन dx, तो बाहर क्या आएगा, x। अगर समाकलन dt है तो बाहर आएगा t, अगर समाकलन dy है तो बाहर आएगा y। आया समझ में? तो हम एक ही लिख देते हैं यहाँ पे, यानी जो भी d के साथ लगा रहेगा समाकलन होगा तो उसका बाहर वही आएगा। तो ये हमारा हो गया। फिर मान लीजिए हमारे पास कंडीशन इस तरह से है कि लिमिट भी इसमें लगी हुई है, यानी कि लिमिट समाकलन a अप्रोच टू b, और यहाँ पे आ गया dx। तब हमारी कैसी कंडीशन होगी, अगर इस तरह की कंडीशन है तो हम क्या लिखेंगे, x, यानी समाकलन से बाहर कितना आएगा, x, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, और a लिमिट b, इसको लोअर लिमिट बोलेंगे और इसको हम लोग अपर लिमिट बोल देंगे। ठीक, अगर बेटा आपके पास इस तरह से कंडीशन आ जाए कि dx x dx, इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, तब आप उसके लिए क्या लगाएंगे, यूज करेंगे फार्मूला x स्क्वायर बाई 2 और कुछ इस तरह से। ठीक, अच्छा अगर यहाँ पे लिमिट भी लगा होता ना, a लिमिट b, ये हमारे पास a अप्रोच टू b, ऐसे पढ़ेंगे इसको, समाकलन a अप्रोच टू b, ये मैथ का पार्ट है, इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्ट करिए, और बाकी अगर बायोलॉजी से है तो इतना ज़्यादा आपको ये परेशान नहीं करेगा। ठीक, इतनी चीज़ें तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे लिमिट, लोअर लिमिट, और ये हमारे पास हो जाएगा अपर लिमिट, यानी a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक, ये हो जाएगा। तो इतनी कंडीशन आपके सामने आ गई। अब अगर आपके सामने ये कंडीशन बन जाए कि यानी x माइनस, सॉरी एक मिनट, x लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट x की जगह पे एक बार अपर लिमिट लिखेंगे यानी b, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट लिखेंगे यानी माइनस a। ये अगर इस तरह की कंडीशन हमारे सामने बनेगी तब। और फिर अगर इस तरह की कंडीशन हमारे सामने बन जाएगी तो इसके लिए, अगर इस तरह की कंडीशन हमारे पास बन जाएगी तो x स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, x स्क्वायर है, x की जगह हम एक बार b रखेंगे, b स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर x की जगह पे a रखेंगे, a स्क्वायर बाई 2 माइनस। ये हमारे पास, इसके एक बार हम देख लेते हैं, आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास बन जाएगा, और इसी तरह से अब अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे dv है, dt है, dx है, तो इनके साथ हमारे पास कैसा हम इनके साथ रिएक्ट करेंगे। अगर हमारे पास d के साथ v लगा है तो हमें लिमिट लगानी होती है। d के साथ अगर v है, जैसे dv है, तो dv को हम कैसे लिखेंगे, dv को यहाँ पे जैसे लिखा रहता है ना, तो हम इसको लिमिट के तौर पे देखते हैं, यानी कि समाकलन का लिमिट क्या लगेगा। जैसे x है ना d का, तो ये लिमिट क्या लगेगा, लिमिट क्या लगेगा, x को देख करके लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे उसको देखिए, अगर d के साथ v लिखा रहेगा तो u से v तक, ठीक, अगर d के साथ v लिखा रहेगा तो। फिर अगर d के साथ x लिखा रहेगा तब हम क्या करेंगे, xi से xf तक, ठीक।
x लिखा रहेगा तो xi से xf तक। अगर हमारे पास d के साथ t लिखा है तो d के साथ t लिखा है तो हम 0 से t तक जाएंगे। कहाँ? 0 से t तक। यानी बेटा आपका इधर जो है पीछे साइड में ये होगा लोअर लिमिट, और ये जो t है जो आगे साइड में होगा, यानी जो पीछे है जिसकी तरफ से तीर स्टार्ट हुआ है वो लोअर लिमिट होगा, और जो फाइनल है ये वाला वो हमारा अपर लिमिट होगा। तो इतनी कंडीशन आ गई समझ में, ठीक। और इसमें और क्या बच रहा है, क्या हम यूज कर सकते हैं? हाँ, v का मतलब क्या हो जाता है? वेग। v का मतलब अंतिम वेग। अंतिम वेग। u का मतलब प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। s का मतलब विस्थापन। t का मतलब समय, ठीक। t का मतलब हो जाएगा समय। और हमारे पास क्या है? a का मतलब हो जाएगा त्वरण। a का मतलब हो जाएगा त्वरण, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं समाकलन, ठीक, जो चिन्ह है। बस इतना तो हमें लगता है हो जाएगा, इतने से काम। और किसकी जरूरत पड़ सकती है हमें? छोड़िए, अब जरूरत पड़ेगी तो हम आगे उसको कंटिन्यू कर देंगे वहां से, ठीक ना। और थोड़ा सा देख लें हम कैसा आ रहा है दिखने में, कुछ छूट तो नहीं रहा। कुछ छूट तो नहीं रहा वैसे। ठीक है, चलिए देखिए। अब अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें यहाँ से, तो पहला समीकरण होगा गति का पहला समीकरण। अच्छा, हम समीकरण स्टार्ट करने से पहले ना कुछ लैंग्वेज लिख देते हैं। कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक। माना कोई वस्तु, कोई वस्तु प्रारंभिक चाल अपने प्रारंभिक चाल u से चलती हुई, थोड़ा और दूर लिखते हैं, चलती हुई u से चलती हुई t समय में, t समय में s विस्थापन तय करने के बाद, s विस्थापन तय करने के बाद s विस्थापन तय करने के बाद t समय में s विस्थापन तय करने के बाद a त्वरण से अंतिम वेग, a त्वरण से अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। आया समझ में? ये लैंग्वेज आपको लिखना होगा। लिखने का मतलब एक फर्ज अदा करेंगे, बस केवल हम एक कुछ लिखे हैं यहाँ पे। कुछ लिखना मतलब उल्टा सीधा कुछ नहीं लिख देना है, ये चीजें हैं, कुछ मान कर चलते हैं हम।
माना कोई वस्तु है अपने प्रारंभिक चाल u से, u को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक चाल बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, प्रारंभिक वेग या फिर प्रारंभिक चाल बोलिए, इनिशियल वेलोसिटी बोलिए या फिर इनिशियल स्पीड। प्रारंभिक चाल u से चलती हुई t समय बाद, यानी कि t समय बाद s विस्थापन तय करने के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद a त्वरण से, त्वरण का मतलब समझ रहे हैं, एक्सेलरेशन, स्पीड जो कहते हैं, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है आपका। तो a त्वरण से अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। देखो जो आपका होता है ना बेटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, आप ये नोट करने के बाद इसके आगे से डेरिवेशन स्टार्ट करिएगा, लेकिन जो चीजें अब हम लिख रहे हैं वो मत लिखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि v जो है अंतिम वेग बोलेंगे, सॉरी प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक, और प्रारंभिक वेग और इसका मात्रक जो होता है ना, मीटर पर सेकंड होता है मात्रक। और विमीय सूत्र जो होता है, विमीय सूत्र होगा LT-1, किसका, वेग का, LT। अच्छा विमीय सूत्र हम निकालना बताएंगे, लेकिन अगर अभी बताने जाएंगे तो ये चीजें आप भूल जाएंगे, इसलिए इसको अभी नहीं, लेकिन आगे चल के हम बताएंगे। यू का मतलब, अरे यार काहे इतना गलत हो रहा है, अंतिम वेग है, v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इसका मात्रक भी यही होगा, मीटर पर सेकंड। और अगर मात्रक सेम है तो वेग, विमीय सूत्र भी सेम ही होगा, LT-1 होगा इसका भी। ये हो गया, ये हो गया। त्वरण की बात करें, ए का मतलब होता है त्वरण। अच्छा इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और हिंदी में बोलेंगे इसको त्वरण। त्वरण जो होता है, त्वरण का जो मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और LT-2 होगा इसका, तो एक मिनट, LT-2 पावर होगा इसका। और S का मतलब हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, किसका, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अच्छा इसका विमीय सूत्र क्या होगा, L लिखिए या फिर M0 L1 T0 कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, L ही लिख देते हैं। अभी जब हम इसको समझाएंगे तो हम आपको बताएंगे मैटर क्या है इसका। और फिर ये हो गया, इसके बाद हमारे पास T है, समय। समय का मात्रक होता है सेकंड, और विमीय सूत्र इसका हो जाएगा T, बस। और बाकी M0 L0 इसके साथ भी आप लगा सकते हो अगर जानकारी है तो, और नहीं तो फिर आप देख सकते हैं, और भी कंटेंट हैं चैनल पे या यूट्यूब पे। तो जब हम इसको सिखाएंगे तो बताएंगे आपको। इतना आप नोट कर लीजिए, ये चीज़ें आप अभी तुरंत नोट कर लीजिए, और फिर इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी हम इनको क्या क्या बोलेंगे हम पूरा लिख दिए हैं, ठीक। तो देखिए अब हमारे पास जो गति के जो समीकरण होते हैं, बहुत इजी मैटर है जो हमारा 9th में था, लेकिन आपको एहसास कैसे होगा कि आप अब आ चुके हैं क्लास 11 12th में।
तो आपको परेशान करने के लिए ये फिर से आ गया है, इसमें छेड़छाड़ कर दिया है। अच्छा, परेशान करने का उसका भी कोई मकसद नहीं है, लेकिन आपका ये लेवल ही ऐसा है कि इसमें आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो देखिए प्रथम समीकरण के लिए प्रथम समीकरण हम स्टार्ट करते हैं। पहला समीकरण क्या है? गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण है क्या? v बराबर u प्लस AT। यही आपको लाना है, v बराबर u प्लस AT। आपको प्रूफ ऐसा करना है कि आपका कलन विधि से यही सूत्र फिर से आ जाए। तो हम एक सूत्र यूज करेंगे। सूत्र देखिए बेटा, अब यहाँ पे जहाँ लिखे हैं ना जितना, हम वही यहीं से लेंगे। और मान लीजिए अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम और कुछ कंटेंट अपना ऐड करेंगे, और बाकी यहीं से जो लिया गया है वहीं से सब कुछ लेंगे। हम पूरा सब कुछ यहीं से रखेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले सूत्र से चलते हैं। पहला समीकरण करना है तो इस वाले सूत्र से चलेंगे, a बराबर dv बटे dt। ठीक, तो सूत्र से कौन सा सूत्र होगा? a बराबर dv बटे dt। अगर हम dt को इस तरफ लाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a dt बराबर dv। इसको अगर इस तरफ लाएं हम तो अब ये a dt आकर a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास a dt इज इक्वल टू dv हो गया। अच्छा, हम अब क्या करेंगे? उचित सीमाओं में दोनों तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, उचित सीमाओं में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक, दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम अगर समाकलन करें उचित सीमाओं में, तो होगा क्या? ये होगा a dt बराबर समाकलन dv। ये हमारे पास हो गया। अब हम a को बेटा बाहर ले लेंगे, अचर राशि है, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो a को अगर हम बाहर ले लेते हैं समाकलन से, तो ये हमारा हो जाएगा dt इज इक्वल टू dv। ये हमारे पास हो गया। अब हमने बोला था कि लिमिट आपको लगानी है। अब लिमिट आप कैसे लगाएंगे? लिमिट आपको देखना पड़ेगा। a आपका रहेगा, यहां पे ले लेते हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, एक मिनट, हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो a को अगर हम यहां से बाहर ले लेते हैं, a को हम बाहर ले लें, अगर a को हम बाहर ले लेते हैं तो a समाकलन dt बराबर समाकलन dv हो जाएगा, dv हो जाएगा। अब a तो रहेगा आपका, d के साथ लिमिट क्या लगानी है? अगर d के साथ आपका t है, d के साथ t है, तो d के साथ t है तो 0 से t तक जाएंगे, यानी कि 0 अप्रोच टू t, और ये हमारे पास dt रहेगा, ठीक, इज इक्वल टू d के साथ क्या है? v है, और v है तो हम v है तो u से v तक जाएंगे, यानी u अप्रोच टू v, और ये हमारे पास dt हो जाएगा। इतना आया। अब क्या करना है? समाकलन के अंदर dt है, हमने बोला था समाकलन dt है, समाकलन dx है तो बाहर क्या आया? x, तो समाकलन dt है तो बाहर क्या आएगा? t। अच्छा, कंडीशन इस तरह से है, समाकलन
ए अप्रोच टू बी डी एक्स, तो x हम बाहर लेंगे और इसका लिमिट कुछ इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नीचे लगा देंगे। तो इसी तरह से सेम कंडीशन यही वाली बन रही है यहाँ पे। तो हम इसको इस तरह से t लिए और स्क्वायर ब्रैकेट और 0 यहाँ पे, और ये हमारे पास t हो गया बराबर, ये तो हमारे पास है। और अगर ये है तो इसमें भी वही कंडीशन बन रही है यही वाली। तो t ये हमारे पास, ठीक, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, ये v है आपका, अभी तो गलत हो जाता ना, ये आपका v बंद और ये हमारे पास u से v तक, ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, a आपका रहेगा, t की जगह पे हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, x की जगह पे b, x की जगह पे a माइनस a, ठीक। तो इसी तरह से पहले अपर लिमिट फिर उसके बाद लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में हमारे पास t की जगह पे t माइनस लोअर लिमिट फिर उसके बाद 0 आएगा और कुछ इस तरह से बन जाएगा, और फिर इसकी भी यही कंडीशन होगी। तो v की जगह पे अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट, फिर अब देखिए a का मल्टीप्लाई t में करेंगे तो हो जाएगा at, a का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, v माइनस u ये रहेगा, ये आ जाएगा। तो अब देखिए अगर हमारे पास at है तो at तो रहेगा, माइनस u को इस तरफ लाएंगे तो प्लस u बन जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल v के। तो v इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं u प्लस at। ठीक है डियर, तो पहला समीकरण बेटा आपका इस तरह से आएगा कलन विधि से, यानी कि गति का प्रथम समीकरण जो है इस तरह से निकल करके आ गया ये, जहां v जो है अंतिम चाल है, u जो है प्रारंभिक चाल है, a जो है वो त्वरण है, t जो है वो समय है। इसको नोट करिए। तो हम सेकंड वाला करते हैं। चलिए ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाला भी कुछ इसी तरह से होगा। याद रखिए ये लैंग्वेज आपको बार बार नहीं लिखनी है, एक बार लिख लिए हैं बस उतना बहुत है, ठीक है। अरे यार चलिए अब देखिए सेकंड समीकरण, ये डस्टर जो है ना इसमें भर जाता है पूरी तरह से। चलिए देखिए बेटा, सेकंड समीकरण जो है आपका गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण। अच्छा एक कमी हम अपनी बता दें, बहुत बहुत खराब कमी है हमारे अंदर। जब हम हिंदी लिखते हैं ना तो अगर फोकस करके लिखें कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से जैसे मिस हो जाती हैं। जैसे कि मतलब हम लिखते हैं तो गलत नहीं लिखेंगे, लेकिन जैसे भूल जाते हैं कि मतलब इसके बाद पाई मात्रा किसी में लगाना भूल जाएंगे, अशुद्ध। उसमें रीजन ये है कि हमारे दिमाग में एक्स्ट्रा चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसके लिए जो कुछ होगा अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। हम माफ़ी तो नहीं मांगेंगे क्योंकि हम इस पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग इतने समझदार हैं कि इसको सही कर सकते हैं अपने से भी, और वैसे हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे गलत ना हो, ठीक है। अब देखिए गति का दूसरा समीकरण। अगर गति के हम दूसरे समीकरण की बात करें तो हमारा समीकरण ये है कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है गति का दूसरा समीकरण। अब हम इसको लाएंगे, कैसे लाएंगे? इन्हीं में से जो चीज़ें दी गई हैं इन्हीं का यूज करके लाएंगे।
अब इन चीज़ों का हम यूज करके लाएंगे तो हम कहाँ शुरुआत करेंगे? सूत्र से। कौन सा सूत्र यूज करेंगे? ये वाला सूत्र यूज करेंगे। अगर ये वाला हम सूत्र यूज करते हैं, ये वाला सूत्र यूज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? v बराबर dx बटे dt, v बराबर dx बटे dt, ठीक है ना? v बराबर dx बटे dt। अच्छा, एक काम ये करते हैं, थोड़ा सा हम इसको इधर लिख देते हैं। dx बटे dt बराबर v, इसको इस तरह से लिख दिए, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है वैसे आगे पीछे। अब अगर dt को इधर लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा dx बराबर v dt, ठीक? dx बराबर v dt, ये हो जाएगा। v बराबर हम प्रथम समीकरण से रख देंगे। प्रथम यही कमी है हमारे अंदर, बता तो रहे हैं ना। प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT, तो हमारे पास हो जाएगा dx बराबर v की जगह पे हम v का ये समीकरण रख देंगे u प्लस AT, और साथ में क्या चल रहा है? dt, साथ में चल रहा हमारा dt, ठीक ना? अब क्या करेंगे? dx ऐसे ही u में dt का मल्टीप्लाई करेंगे तो u dt प्लस AT में मल्टीप्लाई करेंगे dt का तो AT, एक मिनट, AT dt, ये हो जाएगा। इतना हुआ ना, तो हमें वही करना है जो पिछले समीकरण के लिए किया था हमने, दोनों या फिर उचित सीमाओं में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में समाकलन करने पर, तो अब यहाँ से समाकलन जब हम कर देंगे उचित सीमाओं में दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो एक लाइन और आ सकता है हमारा, तो हो जाएगा हमारा समाकलन dx बराबर समाकलन u dt, एक मिनट, ये मोटा हो गया चाक, समाकलन u dt प्लस समाकलन AT dt, ये हो गया। समाकलन हमने दोनों तरफ उचित सीमाओं में कर दिया। अब इसी को यहाँ पर देखिए लिमिट लगाएंगे हम, और जब लिमिट लगाएंगे तो d के साथ क्या लगा है उसको देख करके लगाएंगे। तो d के साथ हमारे पास जब x लगा होगा तो xi से xf तक लगाएंगे, यानी कि लिमिट हमारे पास इस तरह से आएगा xi अप्रोच टू, तो देखिए इसको, तो यहां से हम चल रहे थे, इसकी लिमिट लगाए dx का लिमिट हम d के साथ x को देखते हुए लगाएंगे, तो ये हमारे पास xi से अप्रोच टू xf
इज इक्वल टू, हम यहाँ पे u को बाहर ले लेंगे, u को हम बाहर ले लिए और d के साथ t लगा है तो लिमिट हम लगाएंगे वहां से देख करके। dt का लिमिट क्या होगा, 0 से t तक होगा, 0 से t तक होगा। और फिर उसके बाद ये हमारा dt है, प्लस यहां से अगर देखेंगे तो d के साथ a भी है, d के साथ t भी है, तो a को हम बाहर ले लेते हैं यहां से, ठीक है ना। अगर हम a को बाहर ले लिए तो हमारे पास बचेगा क्या, डी टी डी, टी डी टी, और लिमिट क्या लगाएंगे हम, टी के आगे नहीं देखेंगे, डी के आगे नहीं, लेकिन भले से टी है यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए टी है और कुछ होता तो भी हम डी के साथ जो पीछे रहेगा हम उसको देख करके लगाएंगे लिमिट, यानी डी के साथ टी है तो 0 से टी तक, 0 से टी हो गया। अब फिर हम यहां से देखेंगे तो हमारे पास फिर से यही सिस्टम बन के आ गया कुछ इस तरह से, ये भी बना है और ये भी बना है, इसका यूज अब हम करेंगे। तो इसके लिए तो ये है हमारे पास, यानी कि x स्क्वायर ब्रैकेट एक्स आई से एक्स एफ तक, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट बराबर u हमारे पास रहेगा, और u है तो अच्छा एक मिनट, स्क्वायर ब्रैकेट d के साथ t है तो t हमारा बाहर आएगा, और क्या लिमिट क्या होगा, 0 से t तक होगा, फिर प्लस, फिर a तो हम बाहर ले चुके हैं तो a हमारा बाहर ही रहेगा। और अब की बार इसमें कंडीशन क्या हमारी बनी है उसको देखिए पहले। इसमें कंडीशन हमारी ये बन चुकी है, ये वाली, x डी एक्स a अप्रोच टू b, समाकलन a अप्रोच टू b x डी एक्स, तो हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन बन के आएगा, यानी t को हम बना देंगे, टी स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, ये हो गया। फिर एक्स एफ माइनस एक्स आई, ये तो जानते हैं आप, वही मैटर फिर से आ गया है, एक्स एफ माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, किस बात की सॉरी, अब देखिए इसको, t है, u हमारा बाहर ही रहेगा, t की जगह पे t माइनस t की जगह पे 0, ये मैटर आ रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास t की जगह पे 0 प्लस a हमारा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको, ये वाला जो है ये मैटर यहाँ पे है, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा। अगर एक्स आई माइनस एक्स एफ माइनस एक्स आई है, एक्स एफ माइनस एक्स आई है, कहाँ लिखे हैं जी, यहाँ पे एक्स एफ माइनस एक्स आई है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एस हो गया, बराबर u का t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ut, और u का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये हमारे पास प्लस a का at स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और a का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 होगा, यानी ओवरऑल अगर ये देखें तो हम 0 हो रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर s बराबर u t ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, 1/2, और at स्क्वायर गुणा में है तो यहाँ पे हम at स्क्वायर कर दिए, हाफ at स्क्वायर। तो ये आ गया गति का दूसरा समीकरण, ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए अब देखिए तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण क्या कहता है, अरे यार इसे छूटता नहीं है जल्दी,
चलिए, ये जो है चाक में यही मैटर होता है, 1 घंटा मिटाओ। अब देखो गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। ठीक, गति का तीसरा समीकरण क्या है? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये गति का तीसरा समीकरण है। अब इसको हम अगर डिराइव्ड करें तो किस फार्मूले से करेंगे? सूत्र से स्टार्ट करेंगे, यानी सूत्र होगा, इसमें सूत्र यही वाला हम लगाएंगे पहले। ठीक, सूत्र से यानी a बराबर dv बटे dt। ठीक, अब क्या करेंगे, एक लाइन यहां पे लिखनी होगी और वो लाइन होगी ये dv बटे dt में dx से गुणा तथा dx से भाग करने पर, यानी कुछ इस तरह से बन जाएगा ये a बराबर dv बटे dt है, इसमें हम x से गुणा भी कर देंगे, dx से गुणा भी कर देंगे और dx से भाग भी कर देंगे। यानी करने का मतलब यह है, अगर इसको हम काटेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, फिर एक का गुणा इसमें करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा। जितना समझ रहे होंगे आप। अब यहां से हम खेला खेलेंगे, यानी a बराबर हमारा हो जाएगा dv। अब क्या करेंगे ना, यहां पे dx को dt की जगह पर कर लेंगे और dt को dx की जगह पे कर देंगे, ये हमारा वही रहेगा। यानी dv को हम ऐसे ही रहने देते हैं, dx को इसके नीचे कर देंगे dx। ठीक, और dt को यहां पे भेज देंगे, यानी dx बराबर dt। ये हो गया, कोई दिक्कत? फिर से अगर काट देंगे तो फिर से वही आ जाएगा, dx से dx कट जाएगा, फिर से dv बटे dt a बराबर हो जाएगा। अभी तक यहां तक तो सही है। अब क्या होगा, a बराबर dv बटे dx कर दे रहे हैं, a बना रहे हैं यार, d थोड़ी बना रहे हैं, बन जा रहा है, ज्यादा खिंचा जाता है। a बराबर dv बटे dx, इसकी जगह पे dx बटे dt की जगह पे dx बटे dt की जगह पे dx बटे dt की जगह पे हम v लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, v। ठीक, dx को अगर हम इधर भेजें तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं, dx को इस तरफ भेजें तो a dx बराबर a dx बराबर, और इसको देखें तो ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो v dv इतना हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ उचित सीमाओं में समाकलन करने पर, ठीक, दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में उचित सीमाओं में लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड में समाकलन करने पर, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमने उचित सीमाओं में अब कर दिया है समाकलन। अगर समाकलन कर दिया है तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, a
dx, एक मिनट, a dx बराबर समाकलन v dv, ये हो जाएगा। a को हम बाहर लेंगे तो हमारा a बाहर आया और ये हो जाएगा dx बराबर v dv। हम चाहें तो v को बाहर ले सकते हैं, लेकिन लेंगे नहीं, अगर लेंगे तो हमारा फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगा, फिर और कुछ आ जाएगा यहाँ पे। v dv हमारा ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही लिख भी देते हैं। अब क्या करना है, d के साथ लगा क्या है उसको देखकर हमें लिमिट लगानी है। लिमिट लगाएंगे तो d के साथ x है, d के साथ x है, तो यानी xi से xf तक, ये हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट आएगा। d के साथ v है, d के साथ v है, तो यानी u से v तक, u से v तक, u अप्रोच टू v, इतना आया। अब a इस तरह का जब मैटर हमारे पास बना है, समाकलन xi अप्रोच टू xf, और ये हमारे पास dx है, तो बाहर क्या आएगा, x लोअर लिमिट xi अपर लिमिट xf बराबर, ये हमारे पास मैटर बन के आया है। यानी फिर से ये आया, यानी कि d के साथ v है, v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, इतना हो गया। अब फिर से a ऐसे ही x की जगह पे xf, i की जगह पे x की जगह पे xi बराबर v स्क्वायर की जगह पे v का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u v की जगह पे u स्क्वायर अपॉन 2, इतना हुआ। अब देखो a हमारा ऐसे ही रहेगा, xf माइनस xi, xf माइनस xi हम क्या लिख सकते हैं, xf माइनस xi, s को s लिख सकते हैं, फिर से बराबर, ज़्यादा बढ़िया बन गया s, थोड़ा सा, हाँ ठीक, xf माइनस xi को हम s लिख सकते हैं। और ये हमारे पास, इसको देखें ना तो हम सेपरेट जो है ना, इसको हम कॉमन कर देते हैं, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, ठीक ना, सेम है हमारा डिनोमिनेटर। इसको क्या बताएं, तो 11th लेवल के हिसाब से बहुत छोटा चीज़ है, ठीक है ना, इसको आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये इधर आ जाएगा, a s 2 इधर आया, तो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अच्छा थोड़ा सा और इसको एडजस्ट लिख दें तो हमारे पास 2as, ये इसकी तरह, तो बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक, तो बेटा इस तरह से आपका तीनों समीकरण हमने डिराइव्ड कर दिया है, और इसको भी नोट करिए। फिर उसके बाद अगला लेक्चर जो होगा हम यही देखेंगे कि जो जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि बहुत सारे सिलेबस कट चुके हैं 11th में भी 12th में भी, तो हम NCERT को देख करके, यानी जिस टॉपिक को दिया रहेगा उसी को हम आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे, और थियरी तो आपका स्कूल में भी लिखवा देते हैं। हो जाएगा काम इतने से, नोट करिए। और हाँ, ये जो है आपका फार्मूला, अगर तीनों समीकरण के बारे में अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के आप डायरेक्ट डेरिवेशन करना चाहते हैं इनमें बहुत आसानी से, तो ये चीज़ें मैथ के टूल्स हैं, इनको याद रखिए, अभी भी काम है और आगे भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, और पड़ेगी, पड़ सकती नहीं पड़ेगी, कैसे कि आप 11th के बाद 12th में जाएंगे, फिर उसके बाद आगे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, भले से आप बायोलॉजी से रहें, मैथ से हैं तो आप राजा हैं इस क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद।